हाँ जी। गुड इवनिंग भाई सबको। करें जी अपनी आज की क्लास शुरू। चैप्टर शुरू किया था जी हमने प्रोनाउन। पिछली क्लास में हमने पर्सनल प्रोनाउन देखा, पजेसिव प्रोनाउन देखा, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव के बीच में कैसे कंफ्यूजन करके एरर बनते हैं वो देखे। ठीक है, आज अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कुछ सवाल है, पहले अपन थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बेस पे इन सवालों को करेंगे। आ जाओ। अगला अपना प्रोनाउन है जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? अगर अगर डूअर और रिसीवर किसी एक्शन का सेम है, या कह लो किसी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही पर्सन है, या कह लीजिए कि एक एक्शन का डूअर और रिसीवर सेम ही पर्सन है, तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको रिफ्लेक्सिव केस में लिखते हैं। ठीक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किनको कहते हैं? देखो ये वाले जो वर्ड होते हैं ना, माई सेल्फ, आर सेल्स, योर सेल्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्स, इनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, क्यों लगाए जाते हैं, कहां लगाए जाते हैं, कैसे एरर बनते हैं, आओ पढ़ने सीखने समझने की कोशिश करते हैं। ये दो सेंटेंसेस हैं, इन दोनों से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आखिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों बनाए गए। थोड़ा सीखने समझने की कोशिश करो। जैसे एक तो मैं लिखूं ही किल्ड हिमसेल्फ, और दूसरा मैं लिखूं ही किल्ड हिम, दोनों में क्या फर्क है? अगर मैं अभी बिना पढ़ाए भी आपसे पूछूं कि दोनों में क्या फर्क है मीनिंग में, तो पढ़ते ही आपको पता चल रहा है ना कि सर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के रूप में इस बार आपने यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख रखा है। ठीक है, ये वाले दोनों एक ही पर्सन है। हाँ क्या ना? अगर मैं हिमसेल्फ लगाता हूं तो इससे बात क्लियर हो जाती है, अगर मैं हिमसेल्फ लगाता हूं तो इससे बात क्लियर हो जाती है कि जिसने मारा और जो मरा वो दोनों एक ही पर्सन है। उसने खुद को मार लिया यानी सुसाइड कर लिया। अरे हाँ क्या ना? उसने खुद को मार लिया यानी सुसाइड कर लिया, यही मतलब तो है इसका। मारने वाला और मरने वाला सेम ही है। अगर मैं ही किल्ड हिम लिखूं, अगर मैं ही किल्ड हिम लिखूं तो ये पता चल जाएगा कि ये दोनों अलग अलग है। अगर मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना लगा के, अगर मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना लगा के नॉर्मल ऐसे ऑब्जेक्ट लिख दूं, हिम लिख दूं, तो यहां से मुझे पता चलेगा कि ये जो दोनों हैं ये सेम नहीं है। आई मेरी बात समझ में? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब समझ रहे हो ना, कि जो काम हुआ वो खुद पर ही हो गया। उसने खुद को मार लिया, उसने खुद को प्रिपेयर कर लिया, उसने खुद को हर्ट कर लिया। आई मेरी कुछ बात समझ में? इन वर्ब को मतलब ऐसे एक्शन, जब एक्शन खुद पर ही हो जाए, जब भी कभी सिचुएशन ऐसी बने कि जिसने काम को किया वो एक्शन उसी के ऊपर हो गया, जो वर्ब का डूअर था वही वर्ब का रिसीवर था, तो फिर नॉर्मल ऑब्जेक्टिव केस मत लिखा करो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा करो। अभी ग्रामेटिकली ये भी गलत नहीं, ये भी गलत नहीं, दोनों के मीनिंग अलग अलग है। इसमें ये दोनों अलग अलग हैं, इसमें खुद ही है। जब भी आप कभी ये कहना चाहते हो कि ये एक्शन खुद के ऊपर ही हुआ, तो फिर नॉर्मल ऑब्जेक्टिव केस मत लगा करो। जैसे मान लो आपको कहना है कि मैंने मैंने खुद को तैयार कर लिया इंटरव्यू के लिए। मान लो आपको ये कहना है कि मैंने खुद को तैयार कर लिया इंटरव्यू के लिए, तो आप ये मत लिख देना आई प्रिपेयर्ड मी फॉर द इंटरव्यू। क्या बोलोगे? आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर द इंटरव्यू। कुछ मेरी बात आ गई समझ में? हाँ जी। सेम बात यहां पे, सेम बात यहां पे। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, उसने खुद का परिचय दिया, यानी परिचय देने वाला और जिसका परिचय दिया गया दोनों सेम है। जब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हो तो इसका मतलब होता है कि जिसका परिचय दिया गया और जिसने परिचय दिया वो दोनों सेम है। हाँ जी, बात समझ में आई? लेकिन अगर ऐसे लिख दो ही इंट्रोड्यूस्ड हिम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगा रहे, तो यानी ये ही अलग है और ये हिम अलग है, यानी ये ही अलग है और ये हिम कोई और है। क्लियर हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है समझ में आया? क्यों बनाए गए? ताकि जब भी कभी एक्शन में ऐसा बताना हो, क्योंकि इससे कंफ्यूजन होगा ना, इससे कंफ्यूजन होगा। अगर सोचो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता ही ना, तो जब ये सेंटेंस लिखते तो पढ़ने सुनने वाला परेशान हो जाता कि खुद का परिचय दिया कि किसी और का। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अंग्रेजी में बनाए ही ना गए होते तो पता ही ना चलता। अगर सिर्फ हिम ही है तो पता नहीं चलता ना कि ये ही और हिम एक ही है कि अलग अलग है। इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए गए।
कि भैया जब खुद के ऊपर ही काम हो रहा हो तो रिफ्लेक्सिव लगा लेना, वरना नॉर्मल वाला ऑब्जेक्टिव केस लगा लेना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, कैसे यूज होते हैं, क्यों बनाए गए, ये बात क्लियर हो गई। हाँ जी, और देख लीजिए, ये पिछली क्लास के अंदर अपन ने ये चार्ट देखा था, है ना। ये पर्सनल प्रोनाउन थे, ये उनके ऑब्जेक्टिव केस थे, ये इनके पजेसिव केस थे। इट का पजेसिव केस नहीं होता है, ठीक है जी। वो जो इट्स होता है वो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, पजेसिव प्रोनाउन में इट का यूज नहीं करते हैं ऐसे। अब आज अपन पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्सिव को, इतना पार्ट तो अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, आज अपन इसकी बात कर रहे हैं। आई का रिफ्लेक्सिव बनता माई सेल्फ, वी का बनता आर सेल्स, प्लूरल वाले में देखो ये सेल्स आता है। यू सिंगुलर भी हो सकता है, यू प्लूरल भी हो सकता है। एक इंसान को भी कह सकते हो यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ, और 5-10 उनको भी कह सकते हो यू शुड प्रिपेयर योर सेल्स। एक इंसान को कह रहे हो तो योर सेल्फ कहना, ज्यादा कह रहे हो तो योर सेल्स कह लेना। ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, और देम दे का देम सेल्स। क्लियर हो इतनी बात। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जी। एरर कैसे बनता है, आओ बैरर करने की कोशिश करते हैं। एक बार इस सेंटेंस को आप पढ़ो, एक बार इस सेंटेंस को आप पढ़िए, देखिए इसका मीनिंग क्या है, इसको तोड़िए, इसमें एरर आप अपने आप सोचने समझने की कोशिश करिए, फिर मैं कराता हूं, पहली ट्राई आप करो। सुधीर बच्चे, आप ना पढ़ने वाले बच्चे हो, ठीक है, ये बात मैं जानता हूं, लेकिन आप ना कमेंट पर ज्यादा ध्यान देते हो। कई बार आपसे जब जल्दी सॉल्व हो जाता है तो तुम ये बता बता के औरों को, मतलब समझ रहे हो कि हाँ भैया मैंने कर लिया, मैंने कर लिया, इतने कमेंट मार दोगे। अभी जब ये चीज हो रही है, चल रही है, टॉपिक खत्म हो जाने दे, तुझे आ जाएगा समझ में, ठीक है। इस हरकत से मैं चिढ़ रहा हूं, ठीक, तेरी ये जो हरकत है ना, तू है पढ़ने वाला बच्चा ही, लेकिन अब तू फ्रस्ट्रेट कर रहा है मुझे। मैं तेरे को आज से नहीं 5-7 दिन से नोटिस कर रहा हूं, तू टिक जा। तेरे को मुझे पता है थोड़ी खुजली है कमेंट करने की, उंगलियों पे टेप लगा ले और पढ़ शांति से। हाँ जी, ही अडॉप्टेड हिम क्विकली टू द न्यू सिटी, ठीक है। ही सब्जेक्ट हो गया, अडॉप्टेड वर्ब हो गया, फिलहाल आपने हिम को ऑब्जेक्ट बना रखा है। क्विकली हो गया एडवर्ब, टू प्रीपोजिशन हो गया, सिटी इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, न्यू क्या हो गया आपका, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। इतनी बात में कोई दिक्कत समस्या? हाँ जी, इतनी बात में कोई दिक्कत समस्या? अब जरा सीखने समझने की कोशिश करना। एक ही वर्ड होता है अडॉप्ट। अडॉप्ट माने होता है बेसिकली गोद लेना, ठीक है। अडॉप्ट माने होता है गोद लेना या लगाना। आई अडॉप्टेड दिस मेथड, मैंने ये मेथड अडॉप्ट किया, या फिर गोद लेना, तो बच्चा गोद ले लिया आपने। गोद लेना या लगाना, कि मैंने ये मेथड लगाया। एक होता है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है ढालना, कि उसने सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल लिया खुद को। और एक होता है अडेप्ट, इसका मतलब होता है स्किलफुल या निपुण। ये वर्ब होती है, ये एक वर्ब है, ये भी एक वर्ब है, और ये एक एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है स्किलफुल, निपुण, किसी काम को करने में कुशल, ठीक। अब यहां पे जरा सीखने समझने की कोशिश करना जो मैं कहना चाहता हूं। क्या कोई इंसान किसी दूसरे को ढाल सकता है? क्या कोई इंसान किसी दूसरे को ढाल सकता है क्या? ऑब्वियस बात है, खुद को ही ढाला होगा। अरे हाँ कि ना, उसने खुद को ढाल लिया नए शहर के अनुसार। उसने खुद को नए शहर में जल्दी से ढाल लिया। नए शहर के अनुसार उसने खुद को जल्दी से ढाल लिया। तो ढालने वाला भी यही है, ढलने वाला भी यही है। जब किसी एक्शन का डूअर और रिसीवर सेम होता है,
जब किसी एक्शन का डूअर और रिसीवर सेम होता है तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में लिखेंगे। जब किसी एक्शन का डूअर और रिसीवर सेम होता है तो नॉर्मल ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगाओगे, उसको रिफ्लेक्सिव केस में लिखोगे। यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दोगे जो कि ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर देगा। बोलो, दिक्कत समस्या? हाँ जी। ऐसी अब इसकी ट्राई करो, जैसे उस सेंटेंस को किया ऐसे ही इस सेंटेंस को करके दिखाओ जरा एक बार। पहले ट्राई आप करो फिर मैं कराता हूं। आयुष भाई कह रहे हैं मैंने सिलेक्शन बैच 3.0 परचेज किया और मुझे प्रैक्टिस शीट नहीं दिख रही। अब ऐसे बच्चों को क्या इलाज करे कोई आदमी जिसको वीडियो के नीचे ही जो पीडीएफ होती हैं उतना भी नहीं देख पा रहा वो, तो क्या करें उसका बताओ? कोई इलाज है ऐसे प्राणियों का? मेरी जितनी भी शीट जो पीडीएफ मुझे देनी है वीडियो के नीचे ही अटैच है। हर वीडियो के नीचे उसकी पीडीएफ अटैच हुई है। तुम वो जो बाहर शीट वाला ऑप्शन है उसमें जाके क्यों मुंह मार रहे हो जब वीडियो के नीचे तुम्हें शीट मिल गई है? ये तो वही बात होगी कि सर घर में आके परोस के चले गए शीट, लेकिन नहीं, मुझे तो हाउसिंग बोर्ड चौक पे जाना है शीट लेने। तो फिर ढूंढते रहो ऐसे फिरो तुम, दिमाग ही नहीं है तुम्हारे अंदर इतना फिर। हाँ अमित भाई, चाहे बैंकिंग के हो चाहे एसएससी के हो चाहे डिफेंस के हो सबके लिए है ये बैच, ठीक है। बैंकिंग वालों में कुछ जर्मन नहीं आती है, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो सुन लो, ठीक है। हम बैंकिंग के हैं तो इतने वीआईपी मत बनो जैसे तुम्हारे लिए एक अलग अंग्रेजी बनाई जाएगी, यही अंग्रेजी तुम्हें पढ़नी। 50 बार वही बातें, रोज रोज वही बातें, जो पढ़ा रहा हूं वो नहीं पढ़ना। बैंकिंग के लिए है क्या, डिफेंस के लिए है क्या, एसएससी के लिए है क्या, ये है क्या, वो है क्या, ये कब कराओगे वो कब कराओगे, यही नौटंकी चलती रहती रोज। कितने दिन जवाब दूंगा मैं इन बातों का? हाँ जी, आ जाओ। आई कांट पुट मी इन डेंजर फॉर यू एज आई हार्डली नो यू। मैं खुद को खतरे में नहीं डाल सकता, मैं खुद को खतरे में नहीं डाल सकता क्योंकि मैं तुझे ना के बराबर ही जानता हूं। मैं खुद को खतरे में नहीं डाल सकता क्योंकि मैं तुझे ना के बराबर ही जानता हूं। अब अगर इस सेंटेंस को तोड़ोगे तो आई सब्जेक्ट है, कैन मॉडल है जो हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, पुट मेन वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, इन प्रीपोजिशन है, डेंजर इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, फॉर प्रीपोजिशन है, यू इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, एज कंजंक्शन है, आई सब्जेक्ट है, हार्डली एडवर्ब है, नो मेन वर्ब है और यू इसका ऑब्जेक्ट। ठीक, उसने खुद को खतरे में डाल दिया, ही पुट हिमसेल्फ इन डेंजर। मैंने खुद को खतरे में डाल दिया, आई पुट माई सेल्फ इन डेंजर। मैं खुद को खतरे में नहीं डाल सकता, इस वर्ब का डूअर और रिसीवर सेम है, हाँ कि ना? अगर किसी वर्ब का डूअर और रिसीवर, या कह लो अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही पर्सन है तो उसको नॉर्मल ऑब्जेक्टिव केस में मत लिखो, उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए गए हैं, तो यहां पे माई सेल्फ का यूज होगा। बोलो भाई, अब तो आ गया होगा समझ में? अब तो आ गया होगा समझ में? चलो एक ट्राई और करो, इस सेंटेंस को करके दिखाओ अब जरा।
जैसे वहां किया ऐसे ही सेंटेंस को करके दिखाओ आप। दो चार बच्चे ना पूरी कोशिश कर रहे हैं आज की उनका कोर्स खत्म कर दिया जाए, कि मोहित सर आपकी बुक मंगा ली, सर आपकी बुक मंगा ली। तो 150 बार क्यों लिख के बता रहा है? इसके लिए अवार्ड चाहिए क्या तुझे? एक और था, 95 नंबर आ गए मेरे बेसिक के टेस्ट में, 95 नंबर आ गए, 95 नंबर आ गए, तो गांव में लड्डू बांट दे, खत्म ना हो तो। अच्छा, जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो, मत इरिटेट करो, ठीक है? नहीं, मैं एक कमेंट कमेंट कर दूंगा ब्लॉक, एक भी कमेंट नहीं पढ़ूंगा तुम्हारा। वैसे तुम लायक तो हो नहीं, सच बता रहा हूं, लायक नहीं हो कि तुम्हारे कमेंट पढ़े जाएं। सच में लायक नहीं हो। तुम सिचुएशन ये इमेजिन कर सकते हो कि टीचर, तुम मेरे ऑफलाइन बैच में बैठे होते, मैं ये पढ़ा रहा हूं, तो बैच के बीच में उठ उठ के कह रहा होता सर बुक मंगा ली मैंने, सर बुक मंगा ली मैंने। गधे। Put you in my place so that you can understand my problems. Put you in my place so that you can understand my problems. खुद को मेरी जगह रखो, खुद को मेरी जगह रखो, ताकि तुम मेरी प्रॉब्लम समझ पाओ। खुद को मेरी जगह रखो ताकि तुम मेरी प्रॉब्लम्स समझ पाओ। ठीक है, देखो जरा, पुट क्या होगी मेरे भाई? वर्ब होगी। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा याद है, अगर आपको याद है तो वर्ब की बेस फॉर्म से जब शुरुआत होती है, अगर आपको याद हो तो वर्ब की बेस फॉर्म से शुरुआत होती है, और ये लग भी ऐसा रहा है, ये किसी और को कुछ करने को कह रहे हो, जैसे वो था ना, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा खोल दो, इंपेरेटिव वाले। खुद को मेरी जगह रखो, खुद को मेरी जगह रखो। कुछ याद आ रहा है? अंडरस्टूड सब्जेक्ट इनका यू होता है, इंपेरेटिव वर्ब का अंडरस्टूड सब्जेक्ट यू होता है। ये कुछ बातें आपको याद आ रही हैं क्या? इसका जो अंडरस्टूड सब्जेक्ट है वो यू है, इसका अंडरस्टूड सब्जेक्ट जो है वो क्या है? यू है। हाँ कि ना? इन प्रीपोजिशन है, प्लेस इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये सो दैट को अलग अलग मत करना, सो दैट का मतलब है यहाँ पे ताकि। ठीक है, ये सो दैट को अलग अलग मत करना, ये पूरा एक ही कंजंक्शन है। सो दैट का मतलब है ताकि, इसको अलग अलग मत कर देना। अलग अलग करते हो तो वो दोनों अलग अलग कंजंक्शन होती है। सो अलग कंजंक्शन होती है, सो का मतलब होता है इसलिए, और दैट अलग कंजंक्शन होती है, उसका मतलब होता है कि। ये फिलहाल दोनों इकट्ठी मिलकर जब यूज होती है, इनका मतलब होता है ताकि। ठीक है, यू सब्जेक्ट है, कैन मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है, अंडरस्टैंड मेन वर्ब है, और प्रॉब्लम्स इसका ऑब्जेक्ट है, और माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है जी। पुट यू इन माई प्लेस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम्स। खुद को मेरी जगह रखो, खुद को मेरी जगह रखो ताकि तुम मेरी प्रॉब्लम समझ पाओ। खुद को मेरी जगह रखो ताकि तुम मेरी प्रॉब्लम्स समझ पाओ। अब रखेगा कौन? जिसको ये बात बोली जा रही है, यानी यू। और किसको रखने को कहा जा रहा है? खुद को ही। रखने वाला भी यू, रखा जाने वाला भी यू, डूअर भी यू, रिसीवर भी यू, सब्जेक्ट भी यू, ऑब्जेक्ट भी यू। अगर किसी वर्ब का डूअर रिसीवर सेम हो, अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, तो नॉर्मल ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगाते। इसी चीज के लिए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए गए हैं। यहां पे आप क्या लिखोगे? योर सेल्फ लिख दो या योर सेल्स लिख दो। अभी इस सेंटेंस से तो पता नहीं चल रहा कि एक इंसान को कह रहा है कि बहुत सारों को कह रहा है। योर सेल्फ भी ठीक है और योर सेल्स भी ठीक है। अगर कोई इसमें हिंट होता, अगर इसमें कोई ऐसा हिंट होता कि एक इंसान को कह रहा है कि ज्यादा को, तो उसके अकॉर्डिंग लगा लेते। फिलहाल दोनों ठीक है। हो सकता है मैं किसी एक बंदे को कह रहा हूं खुद को मेरी जगह रख ताकि तू मेरी प्रॉब्लम समझ पाए। हो सकता है मैं तुम सबको कह रहा हूं जो क्लास देख रहे हैं, अरे खुद को मेरी जगह रखो, खुद को मेरी जगह रखो ताकि तुम मेरी प्रॉब्लम समझ पाओ। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। देखिए आर्यन भाई, ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही, रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ मेरे भाई? मेरे पास अभी क्या टेक्नोलॉजी है ऐसी? सपोर्ट टीम को मैसेज कर, ऐप इंस्टॉल करके इंस्टॉल कर, कोई सर्वर इशू आ रखा होगा,
मेरी क्लास डिस्टर्ब मत कर, लास्ट वार्निंग है बच्चे तुझे, स्पैम मत कर। माई सेल्फ इज अमन, माई सेल्फ इज अमन। ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं ना, क्यों बनाए गए इंग्लिश में? ताकि एक एक्शन का डूअर रिसीवर जब सेम हो तब इनको ऑब्जेक्ट के रूप में काम में लेते हैं। उसने खुद को प्रिपेयर कर लिया, उसने खुद को ढाल लिया, खुद को मेरी जगह रखो, हाँ कि ना? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट बना के यूज में मत लिया करो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए गए हैं जब किसी एक्शन का डूअर रिसीवर सेम हो तो वहां पे ऑब्जेक्ट की तरह से काम में करने के लिए। ये अपन स्पोकन में बोल देते हैं, कौन बात कर रहा है जी? माई सेल्फ कुणाल, माई सेल्फ देवेश, ये स्पोकन में चलते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली ये चीज सही नहीं। अगर आपको अपना नाम बताना है, अगर आपको नाम बताना है तो माई सेल्फ अमन या माई सेल्फ इज अमन ये सब ना लिख के आप नॉर्मल लिखा करिए माई नेम इज अमन। गलत क्यों है ये? गलत ये कि आपने इसमें माई सेल्फ को सब्जेक्ट बना लिया। गलत इसके अंदर ये है कि आपने इसके अंदर माई सेल्फ को सब्जेक्ट बना लिया, और माई सेल्फ बनाया गया था ऑब्जेक्ट बनने के लिए। ये जो माई सेल्फ शब्द होता है इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज में मत लिया करो। हमारी बात आई समझ में? ये इनफॉर्मल वगैरह में चलता है। फॉर्मल इंग्लिश में अगर आपको अपना नाम बताना है तो फिर आप लिखा करो माई नेम इज अमन या आई एम अमन। नेक्स्ट पर जाओ। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट बनते हैं ऐसे सेंटेंसेस में इनको आप प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। जैसे वर्ब के ऑब्जेक्ट बनते हैं ऐसे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। मान लो जैसे सेंटेंस था, आई बिल्ट इट फॉर माई सेल्फ। मान लो आपने कोई घर बनाया, कोई चीज बनाई, आपने कहा कि मैंने इसको खुद के लिए बनाया, मैंने इसको खुद के लिए बनाया, तो उस केस में इसको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। इस सेंटेंस से मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बन सकते हैं जब वो एक्शन खुद पर ही हो रहा हो। यानी मैंने इस चीज को बनाया खुद के लिए, आई बिल्ट इट फॉर मी, आई बिल्ट इट फॉर माई सेल्फ, इसमें कोई समस्या नहीं है। यहां पे ना एक रूल है, यहां पे एक रूल है। ये बात मैं, ये रूल अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी एक बात बोल रहा हूं, उसको बोलने का मेरा एक कारण है। बच्चे ना, मतलब चाहे इनको पता है कि ये टीचर 10-12 साल से पढ़ा रहा है, पूरी तुमने सब तसल्ली करी होगी, मैक्सिमम बच्चों ने, है ना, यूट्यूब पे भी वीडियोस देखी, पूरी तसल्ली कर ली। अच्छा ये भी देख लिया कि अच्छा इसके पास से रिजल्ट क्या निकले हैं, CGL रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, दुनिया जहान की तुमने तसल्ली कर ली, ठीक है। फिर भी कुछ बच्चों को यकीन नहीं होता। वो क्या करेंगे, सर फलाने भैया ने कहा था कि ये एक किताब है, ये तो हर बच्चे को पढ़नी होती है साथ साथ। वो किताब से जरूर साथ साथ पढ़ रहे होंगे, 2-4 होंगे ऐसे। तो उस किताब में ये जो रूल है ना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ दे रखा है, और मैं यहाँ पे ये पढ़ाऊंगा नहीं। अगर मान लो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आगे चल जाऊं, एम्फेटिक प्रोनाउन पे आ जाऊं और ये वाला रूल ना पढ़ाऊं, फिर मुंह उठा लेंगे, अरे सर आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सबसे इंपॉर्टेंट रूल तो पढ़ाया ही नहीं, आप तो बहुत कम पढ़ा रहे हो। आई मेरी बात समझ? बच्चे हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। जिनकी वो किताब है उनका पढ़ाने का तरीका अलग है, वो अपने हिसाब से सिलेबस को अरेंज करते हैं, मैं अपने हिसाब से सिलेबस को अरेंज करता हूं। इस रूल के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपने अभी नहीं पढ़ रखी, क्योंकि उनको तो सिर्फ रूल लिखना है। अच्छा यहां ये लगता है मुझे इसको एक्सप्लेन करना है कि यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया तो क्यों आया, यहां इन वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आया तो क्यों नहीं आया, मुझे तो एक्सप्लेन करना है इसको। तो मैं ये अभी नहीं पढ़ा सकता, मुझे अभी काफी सारी क्लासेस चाहिए आपको वो नॉलेज देने के लिए, ताकि मैं इनको एक्सप्लेन कर पाऊं। इसलिए कह रहा हूं बच्चे, मेरी अगर सलाह मानो तो ये है कि भैया 10-12 साल हो गए पढ़ाते हुए, और जितनी किताबें तुमने नाम नहीं सुने होंगे उससे ज्यादा मैंने पढ़ के छोड़ दी, ठीक है। इंडियन ऑथर की, फॉरेन ऑथर की 20-22 किताबें पढ़ चुका हूं मैं। उसी के बेस पे मैंने अपने कोर्स के अंदर चेंजेस करके जो जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट आपके काम का सामान था मैंने इंक्लूड कर रखा ऑलरेडी। जो तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है वो मैंने कर रखी है कोर्स पे ऑलरेडी। मान जाओ तो बहुत अच्छी बात है, खिचड़ी नहीं बनेगी, वरना वहां कुछ देख रहे हो यहां कुछ देख रहे हो, मिक्स कर रहे हो, खिचड़ी भी खिचड़ी बनाए जा रहे हो। आगे आपकी मर्जी। तो भैया ये वाला जो रूल है ये आगे आएगा,
बड़ा बड़ा लिख देता हूं, ये रूल आगे आएगा। नेक्स्ट पाजी, अगला अपना प्रोनाउन है जी एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, अच्छा एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? एक्चुअली क्या है, दिखने में बिल्कुल सेम होते हैं। ये जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। सर ये तो अभी रिफ्लेक्सिव में भी तो यही पढ़े थे। हाँ जी, स्पेलिंग बिल्कुल सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होती है। यही शब्द एम्फेटिक प्रोनाउन का भी काम कर देते हैं और यही शब्द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी काम कर देते हैं। सर मुझे कैसे पता चलेगा? अभी बताऊंगा, अभी समझाऊंगा, अभी बताऊंगा, अभी समझाऊंगा, थोड़ी सी तसल्ली रखनी पड़ेगी। ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं, इट इज यूज टू एम्फसाइज दैट द एक्शन वाज डन बाय सब्जेक्ट हिमसेल्फ। एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किया जाता है ये चीज कन्वे करने के लिए कि ये जो काम है वो सब्जेक्ट ने खुद किया। जैसे अपन बहुत बार बोलते हैं ना, मैंने खुद सॉल्व किया है क्वेश्चन, मैं खुद गया था वहां पे, मैंने खुद कॉल किया था तुझे, मैंने खुद दिए थे तुझे पैसे। ये वाले जो मीनिंग होते हैं, ये दिखाने के लिए एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किया जाता है। दोनों की स्पेलिंग सेम है, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक की स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसीलिए कंफ्यूजन होता है, इसीलिए इन पे एरर आता है। दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करना है, दोनों के काम में क्या डिफरेंस है, दोनों की पोजीशन में क्या डिफरेंस है, आओ सीखते हैं, समझते हैं। देखो जरा सेंटेंस, आई सॉ माई सेल्फ, आई माई सेल्फ सॉ यू और आई सॉ यू माई सेल्फ, ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हो आप। एक बार दोनों में सोचना क्या फर्क है, खुद एक बार सोचना कहां ये माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव होगा और कहां पे एम्फेटिक होगा। एक बार पढ़ना, इसको सोचना जरा। हाँ जी, आई सॉ माई सेल्फ, मैंने खुद को देखा। शीशे के सामने खड़े हो, मैंने खुद को देखा। देखने वाले भी तुम और दिखाई देने वाले भी तुम, डूअर रिसीवर सेम। यहां पे ये जो माई सेल्फ है, ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस सेंटेंस में ये जो माई सेल्फ है, ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई माई सेल्फ सॉ यू, मैंने खुद देखा था तुम्हें। आई सॉ यू माई सेल्फ, मैंने देखा था तुम्हें खुद। कुछ मेरी बात आ रही है समझ में? ये वाले दोनों एम्फेटिक है। देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव का काम कितना अलग है। ये वाला तब लगाना है एक्शन का जब डूअर रिसीवर सेम हो। मैंने खुद को तैयार कर लिया, मैंने खुद को हर्ट कर लिया, मैंने खुद को ढाल लिया, मैंने खुद को देखा, रिफ्लेक्सिव। और ये वाले का काम है इस बात पर एम्फोसिस डालना कि ये काम मैंने खुद किया। इसमें रिसीवर देखो अलग है, इसमें डूअर और रिसीवर सेम होते हैं, इसमें डूअर आई है, रिसीवर यू है। तो देखते पता चल जाएगा कि एम्फेटिक यूज हो रहा है कि रिफ्लेक्सिव यूज हो रहा है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और ये जो माई सेल्फ लिखा हुआ है, ये एम्फेटिक है। ये जो माई सेल्फ लिखा हुआ है, ये एम्फेटिक है। अब यहां पे आपके मन में एक सवाल आ सकता है, और वो सवाल ये आ सकता है कि सर आपने कहा था नाउन प्रोनाउन साथ नहीं लिखते, है ना? जब आई सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन है, तो दो प्रोनाउन साथ में कैसे आ जाएंगे? बीच में कोई कंजंक्शन भी नहीं आ रही। इसका जवाब जो है वो छुपा हुआ है। अगर आपको याद हो, पजेसिव केस ऑफ नाउन याद है? पजेसिव केस ऑफ नाउन, दे स्टोल राहुल्स कार। अगर मैं लिखूं, ये वाले याद है तुम्हें? आई विजिटेड रोहन्स हाउस, कुछ याद आया? आई सब्जेक्ट है, विजिटेड वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब ये जो रोहन्स था, ये क्या था? ये था पजेसिव केस ऑफ नाउन। हाँ क्या ना? नाउन तो सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं, क्यों नहीं बन रहा ये? नाउन तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं ना, क्यों नहीं बन रहा ये इसलिए नहीं बन रहा मेरे भाई, ये इसलिए नहीं बन रहा मेरे भाई क्योंकि पजेसिव केस है नाउन का। वो जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने वाला काम है, वो नॉर्मल जो नाउन होते हैं वो काम करते हैं। ये जब नाउन को आप पजेसिव केस में लिख देते हो, तो वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम नहीं करता, वो काइंड ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव जैसा काम करता है। अरे हाँ कि ना?
ठीक वैसे ये जो एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये नाम नाम का प्रोनाउन है, गली मोहल्ले में इज्जत बनाने के लिए प्रोनाउन है बस। ये असलियत में प्रोनाउन वाले काम नहीं करता, ये तो खाली एम्फेसिस डालने का काम करता है। मैंने खुद देखा तुम्हें, मैंने देखा था तुम्हें खुद, ये सिर्फ एम्फोसिस डालना इसका काम है। जैसे इसका काम पोजेशन बनाना है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ऐसे इसका काम सिर्फ एम्फोसिस डालना है। गली मोहल्ले में इसको प्रोनाउन प्रोनाउन कह के बुलाते हैं, लेकिन प्रोनाउन वाले काम नहीं करता ये। आई मेरी कुछ बात समझ में? हाँ जी, चलो जी, एक बार फिर से डिफरेंस देख लो एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव में डूअर रिसीवर सेम होता है। कहां चला गया? ये रहा। सबसे मेन डिफरेंस तो यही है, रिफ्लेक्सिव में डूअर रिसीवर सेम होता है, इसमें डूअर रिसीवर सेम नहीं होता। इसकी जो पोजीशन होती है रिफ्लेक्सिव की, ये वर्ब के बाद लगाया जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनना है तो वर्ब के बाद आता है। एम्फेटिक की पोजीशन कहां होती है? या तो वर्ब से पहले या ऑब्जेक्ट के बाद। देखा ही आपने, या तो वर्ब से पहले या ऑब्जेक्ट के बाद, पोजीशन में फर्क है। अच्छा जी, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये ऑब्जेक्ट की तरह से काम करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सच में प्रोनाउन होते हैं, वो ऑब्जेक्ट। नाउन प्रोनाउन क्या प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की जगह पे जो आए, नाउन की जगह पर आकर काम क्या करना होता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना। सब्जेक्ट तो हालांकि नहीं बनता, लेकिन ऑब्जेक्ट तो बनता है, कुछ प्रोनाउन वाला काम तो करता है। ये तो नाम नाम का प्रोनाउन है, ये तो फेक प्रोनाउन कह लो इसको। तो आओ जरा आप देखते हैं इस पर सवाल कैसे आते हैं। आओ जरा देखते हैं इस पर सवाल कैसे बनते हैं। इस सेंटेंस को देखो और सोचो आपके अनुसार इसमें क्या गलती लगती है आपको। पहली ट्राई आप करो, फिर मैं कराता हूं। आप एक बार देखो इस सेंटेंस को, इसका क्या मीनिंग है, आपके अनुसार क्या गलती हो रखी है, यहां पे क्या गलत लगा हुआ है। देखो, गलती इसमें यह है कि आपने यहां रिफ्लेक्सिव डाल दिया, जबकि रिफ्लेक्सिव नहीं, यहां एम्फेटिक डालना था। दोनों की स्पेलिंग सेम है, दिखने में सेम है, इसीलिए कंफ्यूजन होती है लोगों को, इसीलिए गलत लिख देते हैं। रोहन सब्जेक्ट हो गया, सॉल्ड वर्ब हो गया। अगर आप इसको वर्ब के बाद लिख दिया, अगर आपने इसको वर्ब के बाद लिख दिया, तो इसका मतलब आपने इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना दिया। अगर आपने इसको वर्ब के बाद लिख दिया, तो आपने इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना दिया। हाँ क्या ना? और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम होता है जब एक्शन का डूअर रिसीवर सेम हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, तब आता है ये। तो इसका मतलब हो गया रोहन ने खुद को सॉल्व कर दिया। आपने लिख दिया भाई साहब कि रोहन ने खुद को सॉल्व कर दिया, क्या ये कहना था? फिर ये क्वेश्चन को कौन सॉल्व करेगा? है ये सेंटेंस में क्वेश्चन नाउन लगा के दे रखा था, कुछ तो काम होगा इसका। तो ये सारी बातें आपको चीख चीख के इशारा कर रही हैं कि भाई साहब कुछ गलत यूज हो गया यहाँ पे। ये बातें आपको चीख चीख के इशारा कर रही हैं कि कुछ गलत यूज हो गया यहाँ पे। शायद ये कहना था कि रोहन ने खुद सॉल्व कर दिए सारे क्वेश्चन, है ना? जरूरत थी शायद एम्फेटिक प्रोनाउन की और हमने लगा दिया रिफ्लेक्सिव। तो अगर इसको एम्फेटिक में कन्वर्ट करना है, अगर इसको एम्फेटिक में कन्वर्ट करना, तो आप एक काम करो, या तो इसको यहां लिख दो या फिर आप इसको यहां लिख दो। जब आप इसको इन दोनों पोजीशन में से कहीं लिखोगे तब ये एम्फेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि स्पेलिंग तो सेम है दोनों की, प्रोनाउंसिएशन सेम है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन का ही तो फर्क है। जैसे ही आप ऐसा लिख दोगे, रोहन हिमसेल्फ सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस, या रोहन सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस हिमसेल्फ, तो ये एम्फेटिक माना जाने लग जाएगा, फिर ये सही हो जाएगा। कुछ बच्चों के माइंड में हो सकता है ये डाउट आए, सर अगर इसको हटा ही दें तो रोहन सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस ऐसे लिख दें तो ठीक है, वो भी ग्रामेटिकली, लेकिन खुद तो सोच, कुछ तो सोच कि जिसने तेरे से सवाल पूछा वो तेरे से क्या जानना चाहता था। क्या तुझे पता है कि एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा कहां लगाते हैं?
जिस इंसान ने ये लिखा है तो कुछ सोच के लिखा होगा ना यार। शायद उसने ग्रामर गलत कर दी, लेकिन वो कहना ये चाह रहा था कि रोहन ने खुद क्वेश्चन सॉल्व कर दी। इसको हटा के भी ठीक हो जाएगा, ग्रामेटिकली वो सेंटेंस ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपने को सोचना पड़ता, समझना पड़ता है कि ये सामने वाले ने क्वेश्चन क्यों पूछा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको उठा के यहां रख लो। इसको करके दिखाओ जरा। सेम कॉन्सेप्ट है, इजी है ज्यादा। जितना तुम इन चीजों से डरोगे उतना ही तुम्हें डराएंगी ये। और अगर छोटी सी बातें, एक बार मैं एक काम करता हूं, एम्फेटिक और खत्म हो जाने दो, फिर एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव एक बार स्लाइड आपकी आंखों के आगे से दोबारा निकाल देता हूं। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है कोई। हाँ जी। रजनी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ ब्रेकफास्ट फॉर द होल फैमिली। रजनी ने खुद ब्रेकफास्ट बनाया पूरे परिवार के लिए। कहना तो ये था, पर तुमने रजनी कह दिया, रजनी ने खुद को बना दिया। अगर फिलहाल जैसे लिखा हुआ है ऐसे लिख दिया, वर्ब के बाद अगर मैंने इसको लगा दिया, तो इसका मतलब आपने इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना लिया। और अगर आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना दिया तो इसका मतलब हो जाएगा रजनी ने खुद को तैयार कर लिया। रजनी ऐसा नहीं कि खुद को तैयार नहीं कर सकती, कर ले, लेकिन फिर ब्रेकफास्ट। हाँ जी। जैसे मान लो ये सेंटेंस है, सोनाली प्रिपेयर्ड हरसेल्फ। सोनाली ने खुद को तैयार कर लिया एग्जाम के लिए। सोनाली ने खुद को तैयार कर लिया एग्जाम के लिए। ऐसा नहीं कि प्रिपेयर के बाद रिफ्लेक्सिव आ नहीं सकता, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन सेंटेंस देखना। सेंटेंस देख, ये ब्रेकफास्ट शब्द का यहां लिखा होना, ये चीख चीख के बता रहा है, ये फॉर द होल फैमिली का यहां लिखा होना चीख चीख के बता रहा है कि प्रिपेयर वर्ब का ऑब्जेक्ट ब्रेकफास्ट बनेगा। अरे हाँ कि ना? तो होना ये चाहिए था कि ये प्रिपेयर वर्ब का ऑब्जेक्ट आपको बनाना चाहिए था ब्रेकफास्ट को, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहिए था। इसका मतलब आपको इसको रिफ्लेक्सिव बनाना चाहिए था, सॉरी एम्फेटिक बनाना चाहिए था। जैसे ही आप इसको यहां लिख दोगे तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? अब इसके अंदर आपका एक डाउट और आएगा, सर जैसे पीछे वाले सेंटेंस में आपने कहा कि इसको वर्ब से पहले भी लिख सकते हो और यहां भी लिख सकते हो, तो क्या इसके अंदर मैं इसको यहां नहीं लिख सकता? लिख सकते हो बच्चे, लेकिन वो थोड़ा अटपटा हो जाता है। रजनी प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट हरसेल्फ फॉर द होल फैमिली। रजनी प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट फॉर द होल फैमिली हरसेल्फ। मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसको यहीं रखना सबसे बढ़िया रहेगा। क्यों कह रहा हूं ऐसा? ये जो फॉर द होल फैमिली है, फॉर द होल फैमिली, ये ब्रेकफास्ट से अटैच हुआ है। रजनी ने ब्रेकफास्ट बनाया पूरे परिवार के लिए। ये जो फॉर द होल फैमिली है ना, इसका लेना देना ब्रेकफास्ट से है। अगर ये हरसेल्फ को यहां बीच में डालते हैं तो ये कनेक्शन टूटता है, और अगर हरसेल्फ को लास्ट में लिखते हैं तो वो इतना दूर हो जाता है कि उसका काम था स्ट्रेस डालना, वही काम ही खत्म हो गया। रजनी प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट फॉर द होल फैमिली हरसेल्फ। आपको नहीं लग रहा कुछ ज्यादा ही दूर हो गया ये? इसका काम स्ट्रेस डालना था, अगर इतनी दूर लिख देंगे तो दिक्कत है। तो सबसे बढ़िया क्या है, सबसे बढ़िया क्या है, चक्करों में पढ़ो ही मत ना, इसको शुरुआत में ही लिख दो, वर्ब से पहले लिख दो। फिर से समझो मैंने क्या बोला मेरे भाई, कि एम्फेटिक प्रोनाउन की जो पोजीशन होती है या तो वर्ब से पहले होती है, ऑब्जेक्ट के बाद होती है। लगाओ ऑब्जेक्ट के बाद, लेकिन कब? जब ये इतना बड़ा ढांचा ना हो, एक ही वर्ड होता। अगर ये ना होता तो लगा लेते, फिर क्या दिक्कत है? रजनी प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट हरसेल्फ, बात खत्म। लेकिन ये इतनी चीजें जब अटैच हो तो बाद में लिखने की बजाय यही वाला प्रेफर किया करो। इसको करके दिखा दो मेरे भाई अब। एक्टिव पैसिव रिकॉर्डेड डाल दीजिए ना प्लीज। एक्टिव पैसिव सिलेक्शन बैच 1-2 में हो तो जान दे, तभी डालूंगा। अभी क्लास हो तो जान दे, जब एक्टिव पैसिव पूरा हो जाएगा उसमें तब डल जाएगा। फिर नरेशन चैप्टर जब पूरा हो जाएगा तब डल जाएगा। सांस ले ले मेरे भाई,
अभी मैं तेरे प्रोफाइल पे क्लिक करके देखूंगा तो तैने 50% क्लास भी नहीं करी होंगी बैच की। ये बिना मतलब का टीचर को फ्रस्ट्रेट करने मत आया करो बैच में। और अगर इंग्लिश की सारी क्लास होगी ना तो जाके मैथ पढ़ ले, रीजनिंग पढ़ ले, और सब कुछ पढ़ लिया तो कंप्यूटर पढ़ ले। इस साल कंप्यूटर ने क्या तांडव किया पता है ना। बस आके टीचर को उंगल मत किया करो, जब हो जाएगा तब डलवा दूंगा। हाँ जी। सोनाली प्रिपेयर्ड हरसेल्फ वेरी वेल फॉर द एग्जाम। सोनाली ने तैयार कर लिया खुद को बहुत अच्छे से एग्जाम के लिए। सोनाली सब्जेक्ट है, प्रिपेयर्ड वर्ब है, इसको आपने ऑब्जेक्ट बनाया, वर्ब के बाद लिखा तो यानी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वेरी एडवर्ब है डिग्री वाला, वेल एडवर्ब है मैनर वाला, और प्रीपोजिशन है, एग्जाम इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। हाँ जी, सोनाली ने खुद को प्रिपेयर कर लिया बड़े अच्छे से एग्जाम के लिए। कोई दिक्कत समस्या है यहाँ पे? हमेशा ऐसे रटो भी मत कि जैसी वर्ब के बाद ये दिखा तो उठा के पटकना ही है कहीं। क्यों पटकना है, ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ऐसे जो रटने वाले बच्चे होते हैं ना, कुछ भी रटते रहते हैं, वर्ब के बाद ये दिखे तो उठा के पटकना है। अरे क्यों? को लॉजिक होगा तभी तो उसको उधर लेके गए। रोहन ने सॉल्व कर दिया क्वेश्चंस को, यहाँ पे क्वेश्चन शब्द दिया हुआ था और मीनिंग से पता चला खुद को सॉल्व कर दिया तो कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा। ये दोनों बातें आपको चीख चीख के बता रही है कि ऑब्जेक्ट इसको बनाना है तो इसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। ऐसे यहाँ पे ब्रेकफास्ट शब्द का लिखा होना चीख चीख के बता रहा है कि प्रिपेयर वर्ब का ऑब्जेक्ट इसको बनाना है तो इसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, तो उसको एम्फेटिक बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं ना, ये एग्जाम तो फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो प्रिपेयर वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या ये बन सकता है? मीनिंग ठीक देख रहा है, ग्रामर ठीक हो रही है, हाँ जी, तो फिर क्यों जबरदस्ती उसको उठा पटक करोगे? नो एरर। बोलो भाई, क्लियर हो गया? अभी एक सेंटेंस देखो और जरा सोच के बताओ मुझे कि ये सेंटेंस ठीक है कि गलत है। इस सेंटेंस को देखो जरा और मुझे सोच के बताओ कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है। कुछ अजीब तो लग रहा होगा, सर ये दो दो हर सल्फ ये क्या हो गया? इस सेंटेंस से मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं, क्या एक ही सेंटेंस में एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव दोनों लग सकते हैं? इस सेंटेंस की बजाय अगर मैं पिछले सेंटेंस में भी ऐसे लिख दूं, सोनाली हरसेल्फ प्रिपेयर्ड हरसेल्फ, क्या एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव दोनों एक ही टाइम पे यूज में लिए जा सकते हैं? तो इसका ग्रामेटिकली आंसर है जी यस। जब ये दोनों के अलग अलग काम है, देखो अगर इसी सेंटेंस में मैं हरसेल्फ और लिख देता या एम्फेटिक भी लिख देता तो मतलब क्या बनता उसका? इसका काम है ये बताना कि सोनाली ने प्रिपेयर किया खुद को, सोनाली ने ही प्रिपेयर किया है और प्रिपेयर भी सोनाली हुई है, डूअर रिसीवर सेम। और एम्फेटिक का काम होता है ये बताना कि उसने खुद किया ये काम। कोई जैसे मान लो ये सेंटेंस है, ठीक है, अगर इसमें एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव दोनों है, सोनाली ने खुद को प्रिपेयर कर लिया एग्जाम के लिए, ठीक है, सोनाली ने खुद को तैयार कर लिया एग्जाम के लिए। अभी इस सेंटेंस में और यहां पे एक हरसेल्फ और लिख दो, उसमें क्या फर्क है? इसमें तो हो सकता है कोचिंग लिए, है ना। सोनाली ने खुद को तैयार कर लिया एग्जाम के लिए, कैसे तैयार किया? कोचिंग ली कहीं पे, ट्यूशन लगाई कहीं पे, खुद ही पढ़ी, कुछ भी सिनेरियो हो सकता है। लेकिन जब आप यहां पे लिखोगे सोनाली हरसेल्फ प्रिपेयर्ड हरसेल्फ, तो उसका मतलब क्या होगा? सोनाली ने खुद प्रिपेयर किया खुद को, और किसी से मदद नहीं ली उसने, और कोई नहीं आया उसकी मदद करने, उसने खुद ही प्रिपेयर किया खुद को। तो एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव दोनों इकट्ठे भी लगाए जा सकते हैं, उसका एक मीनिंग होता है, ठीक है। ऐसे ही जरा इसको देखो,
एक बार के लिए मैं इसको हटाता हूं, एक बार के लिए आपकी संतुष्टि के लिए मैं इसको हटाता हूं। शी किल्ड हरसेल्फ एंड हर चिल्ड्रन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि शी सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये कंजंक्शन और ये भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिलहाल इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि उसने मार लिया, उसने मार दिया खुद को और अपने बच्चों को, उसने मार दिया खुद को और अपने बच्चों को, ये मतलब है इसका। अरे हाँ के ना, उसने मार दिया खुद को और अपने बच्चों को, ये सेंटेंस का मतलब है। ठीक है, अब इसके अंदर ये कब लगाएंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक सिनेरियो से आपको समझाने सिखाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि बहुत दिनों से घर का दरवाजा नहीं खुला, पड़ोसियों को थोड़ा शक हुआ, दरवाजा तोड़ा गया, तो अंदर देख रहे हैं एक औरत और उसके 3 बच्चे मरे पड़े। पुलिस बुलाई गई। ठीक है, तो वो ले गए अपना सैंपल वैंपल कलेक्ट करके, सारी चीजें करके ले गए। अब लोग जो हैं वो भैया उग्र हो गए, धरने वरने देने लग गए पुलिस स्टेशन के बाहर। ठीक, पुलिस सो रही थी, इतना बड़ा क्राइम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इतने लोगों की हत्या होगी, कैसे हुआ, ये सब चल रहा। ठीक है जी, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, पुलिस की कभी जीप फूक रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। फिर रिपोर्टर भी रोज आके बताइए बताइए क्या यूपी पुलिस सो रही थी, ये रोज चल रहा है। पुलिस वाले भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं भाई। अब जो भी वहां से सैंपल लिए थे उनका रिजल्ट आया, एक रिपोर्टर आया, ऐसे बताइए बताइए, आप लोगों को तो इस्तीफा देना चाहिए, कैसी निकम्मी पुलिस है ये, ऐसे कर क्या इधर आ। मैं बताता हूँ तेरे को, अरे मैं बनाता हूँ तेरे को शर्लॉक होम, इधर आ। पता है किसने मारा? उसने खुद ही मारा खुद को और अपने बच्चों को, और कोई ना मारने आया, उसने खुद ही मारा है। जहर की शीशी मिली वहां पे, उस पे उसी के फिंगरप्रिंट थे। फिर सीसीटीवी कैमरा निकाला गया आसपास की दुकानों का, खुद ही जहर खरीदती मिली है वो, और किसी ने नहीं मारा, उसने खुद ही मारा है खुद को और अपने बच्चों को। ये लगा के हमने स्ट्रेस दिया कि ये एक्शन जो है इसने खुद ही किया। और ये क्यों लगाना पड़ा पता है? कोई माँ अपने बच्चों को मार दे, थोड़ा पचाने में अजीब लगता है ना, इसलिए एम्फोसिस डाल, अरे उसने खुद ही मारा है, इसलिए ये वाला एम्फेटिक यहां पर यूज किया गया है। इस सेंटेंस से मैं सिर्फ आपको यह बताना सिखाना चाहता हूं कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही सेंटेंस में एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव एक साथ लगा दिए जाएं। तो यस, इट इज ग्रामेटिकली पॉसिबल। हालांकि आपको ऐसे सेंटेंसेस दिखेंगे नहीं, लेकिन फिर भी वैसे बता रहा हूं, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ग्रामेटिकली अलाउड है? तो हाँ। अब कुछ बच्चे होते हैं जिनके दिमाग में ना थोड़ा सा किरकिरीसी होती है, वो बच्चे क्या करेंगे, सर एम्फेटिक की पोजीशन जो होती है वो तो ऑब्जेक्ट के बाद भी हो सकती है, तो क्या सर इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, शी किल्ड हरसेल्फ हरसेल्फ? अगर ये एंड ना, ये ना होता तो ऐसे लिख सकते हैं, शी किल्ड हरसेल्फ हरसेल्फ, ऐसे ना बच्चे, उस केस में आप नहीं लिख पाओगे। दोनों पोजीशन है ना, ये भी, तो ऐसी एम्बिग्यूटी क्यों क्रिएट करनी है ना? इसलिए वहां पे वो जो आगे वाली पोजीशन है वो अवॉइड करो, उससे एम्बिग्यूटी क्रिएट होगी, पहले लिख लिया करो। बोलो भाई, क्लियर हो गया? हाँ जी। अब जैसे आदित्य चौबे हैं भाई, इतना लंबा कमेंट टाइप करा, शी किल्ड इसमें ऑलरेडी बता दिया कि उसने मारा है, एम्फोसिस डालने की जरूरत क्या है? ये इतनी देर इधर टाइप करता रहा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उसने सुना नहीं, तो अब दोबारा देखिए भाई वीडियो। चलो, आज की क्लास अपनी यहां से शुरू हुई थी। 30-30 सेकंड के लिए मैं सारी स्लाइड आपकी नजरों के आगे से निकालता हूं, अपने दिमाग में एक बार अपने आप से रिवाइज करो कि इस स्लाइड पे सर ने क्या पढ़ाया था। ठीक है, पहले तुम देखो अपने आप, फिर मैं बताऊंगा एक बार, और फिर ये अपना एम्फिटिक रिफ्लेक्सिव रिवाइज हो जाएगा, आपको याद रहेगा। एक ट्राई आप करो, 30-30 सेकंड के लिए मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूं, आप खुद से एक बार याद करने की कोशिश करोगे इस स्लाइड पर सर ने क्या बोला था।
हाँ जी, सारी स्लाइड दिखा दी मैंने आपको। सच बताओ ईमानदारी से, शायद ही कोई रेयर ही ऐसा बच्चा होगा जो पहली क्लास के पहले सेंटेंस से ढंग से कोर्स को कर रहा है और उसको एक भी जगह डाउट, एक भी जगह डाउट। दिक्कत सिर्फ और सिर्फ उसी बच्चे को आ सकती जिसने बैच को बना रखा पार्क, है ना। जैसे कि अभिषेक भाई आया, सर आवाज नहीं आ रही आपकी, इसको पता ही नहीं है क्या चल रहा है। ये अभी आया था क्लास में, इसको पता ही नहीं है कि मैं 30-30 सेकंड के लिए सारी स्लाइड दिखा रहा हूं। इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं, जो पहली क्लास के पहले सेंटेंस से नहीं आ रहे होते, बैच में पार्क की तरह आते हैं, उनको दिक्कत आ सकती है। फिर वो ये करते हैं, सर समझ नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रहा। तो पहली क्लास के पहले सेंटेंस से सीक्वेंस से पढ़, रोज क्लास में टाइम से आया कर, सब समझ में आएगा, मोती की तरह समझ में आएगा। चलो एक बार फिर से आपकी नजरों के आगे से चीजों को घुमा देता हूं। हाँ जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर किसी एक्शन का डूअर और रिसीवर सेम हो, अगर किसी एक्शन का डूअर और रिसीवर सेम हो, या कह दो कि उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, तो उसको नॉर्मल ऑब्जेक्टिव केस नहीं, उसके लिए एक अलग से वर्ड बनाया जिसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ही किल्ड हिम और ही किल्ड हिमसेल्फ में दोनों में क्या फर्क है? अगर ये दोनों अलग अलग है तो हिम लिखो। अगर खुद पे ही कोई एक्शन होता है तो फिर नॉर्मल हिम से काम नहीं चलता, हिमसेल्फ लगाना पड़ता है। सेम यही बात यहां पर है। उसके बाद फिर ये चार्ट देखा हमने, फिर इस पर आने वाले सवाल देखे। उसने खुद को ढाल लिया नए शहर के अनुसार। ऑब्वियस बात है, कोई इंसान खुद को ही ढालेगा, किसी और को तो ढालेगा नहीं। मैं कुणाल को ढाल दूं ऐसा तो हो नहीं पाएगा। खुद को ही ढाला है तो फिर यहां पे रिफ्लेक्सिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही सेंटेंस को पढ़ते ही पता चल रहा है साफ साफ कि मैं खुद को खतरे में नहीं डाल सकता। सब्जेक्ट भी वही, ऑब्जेक्ट भी वही, डूअर भी वही, रिसीवर भी, इसलिए रिफ्लेक्सिव के अंदर चेंज करना पड़ेगा अपने। हाँ जी, पुट यू इन माई प्लेस, खुद को मेरी जगह रखो, खुद को मेरी जगह रखो ताकि तुम मेरी प्रॉब्लम समझ पाओ। सब्जेक्ट भी यू, ऑब्जेक्ट भी यू, डूअर भी यू, रिसीवर भी यू, इसलिए रिफ्लेक्सिव केस लगाना पड़ गया। फिर पता पड़ा हमने कि रिफ्लेक्सिव को सब्जेक्ट मत बनाया करो। ये चीजें स्पोकन वगैरह में चलती हैं लेकिन ग्रामेटिकली गलत होती हैं। यहां पे हमने क्या पढ़ा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना ये अलाउड है। ठीक है, मीनिंग को देख के, ऐसा नहीं कि हर जगह ही, ऐसा नहीं है कि हर जगह ही, अगर मीनिंग वैसा निकल रहा हो तो अलाउड है, लगा सकते हो। ये वाला रूल आगे आएगा, ये बताया। एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिखने में सेम होते हैं, स्पेलिंग सेम होती है, फिर कैसे जानते हैं? दोनों का देखो यूसेज अलग है। इसका काम है ये बताना, इसका काम है ये बताना रिफ्लेक्सिव का कि एक्शन खुद पर ही हो गया। मैंने खुद को देखा, मैंने खुद को तैयार कर लिया, मैंने खुद को ढाल लिया, मैंने खुद को इंजर कर लिया। और इसका क्या काम है? इस बात पर स्ट्रेस डालना कि एक्शन को परफॉर्म इसने खुद ही किया है, उसने खुद क्वेश्चन सॉल्व किए, वो खुद वहां गया था, मैंने खुद तुझे देखा था, उसने खुद खाना बनाया, उन्होंने खुद अपने घर को आग लगा दी। सारी बात समझ में? ये वाले काम करता है एम्फेटिक। दोनों की पोजीशन में फर्क है। रिफ्लेक्सिव आता है वर्ब के बाद, एम्फेटिक आता है वर्ब से पहले या ऑब्जेक्ट के बाद। 99% यही पोजीशन फॉलो करनी है आपको। ये जो सेंटेंस था इसमें पढ़ते ही पता चल रहा है कि यहां पे क्वेश्चंस लिखा हुआ है तो इसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहिए, और मीनिंग से पता चल रहा है। दोनों बातें हैं। ग्रामर के हिसाब से देखें तो ये नाउन यहां पे कोई अचार डालने के लिए थोड़ी लिख रखा है, ये भी हिंट है आपके लिए। और खुद से मीनिंग के अकॉर्डिंग भी देखो, रोहन ने खुद को सॉल्व कर लिया, कोई मीनिंग है क्या? ये कोई इनसेंसिबल बात है क्या? हाँ जी। तो दोनों बातें चीख चीख के बता रही है कि ये ऑब्जेक्ट बनेगा, अगर ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा तो क्या करोगे? इसको एम्फेटिक बनाओ। ऐसे ही ये ब्रेकफास्ट यहां चीख चीख के बता रहा है कि प्रिपेयर का ऑब्जेक्ट ब्रेकफास्ट बनेगा, तो फिर ये नहीं बनेगा तो इसको एम्फेटिक बनाओ। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहां पे ऐसा कोई नाउन ही नहीं है जो ऑब्जेक्ट बनना चाहता हो। ये मीनिंग से भी ठीक निकल रहा, ग्रामर से भी ठीक निकल रहा, तो ये सही है। शी हरसेल्फ किल्ड हरसेल्फ, इस सेंटेंस से ये सिखाया क्या एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव दोनों साथ में लग सकते हैं? हाँ जी लग सकते हैं। क्या मीनिंग होता है, कैसे आता है, वो आपको बताया। आओ भाई, अगला प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नाम से क्लियर है। देखो अभी तक जितने पढ़े अपन ने नाम इन्होंने अच्छे रख रखे हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनको दिखाने वाले जो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन हो गए। पजेसिव प्रोनाउन जो पोजीशन बनाता था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कोई चीज रिफ्लेक्ट होके आपके ऊपर आ गई, पढ़ते थे ना ऐसे, लाइट रिफ्लेक्ट होके अपने ऊपर आ गई। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्शन रिफ्लेक्ट होकर खुद पर ही आ गया। एम्फेटिक प्रोनाउन एम्फोसिस डालने वाला,
ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, एक एक करके बात करने वाला। आओ समझाता हूं कैसे। ये दो सेंटेंसेस आपके सामने यहां पे लिखे हुए हैं, इनके रूल क्या हैं, इनके साथ क्या होता है क्या नहीं, जैसे आपने रूल देखे हो। अगर ऐसे रूल वूल पे आएंगे बाद में, पहले ये सीखने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बना क्यों। जो अभी कुछ बच्चे लिख रहे थे ना कि सर पहली बार जिंदगी में ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश में तुक्का नहीं लगा रहा, मैं समझ के कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहे हो बच्चे क्योंकि आपको रूल से नहीं पढ़ाया जा रहा, आपको बताया जा रहा है कि पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, कैसे बना, क्यों बना, कहां लगाते हो। ऐसे ही आपको बताया रिफ्लेक्सिव क्या है, उसकी यूसेज क्या है, क्यों लगा रहे हैं, एम्फेटिक क्या है, उसकी यूसेज क्या है, क्यों लगा रहे हैं। ऐसे हम इसको समझेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है, क्यों लगाते हैं। एक हिंट मैं आपको दे रहा हूं, ये दोनों सेंटेंसेस को पढ़ो। आपको इन दोनों के मीनिंग, ग्रामर की भी बात नहीं कर रहा, आपको इन दोनों के मीनिंग में कोई डिफरेंस महसूस होता है। दोनों का लगभग मीनिंग सेम ही है, हल्का फर्क है। एक बार आप ट्राई करना, फिर मैं कराता हूं। फिर तुम कहते हो सर आपसे बहुत डर लगता है, आप तो बहुत खड़ूस हो, आप तो बहुत डांट मारते हो, आपके जितना रूड टीचर हमने आज तक नहीं देखा। देख रहे हो ये भाई, इधर देखो, इसकी शक्ल देखो। इल्लू इल्लू नाम का लड़का कहाँ गया, कमेंट डिलीट कर गया क्या वो। डिलीट मार गया, कमेंट करके डिलीट मार गया फटाक से। लिख रहा था कोई लड़की मेरी फ्रेंड बनेगी क्या है, यही मिलवा दूंगा कुंडली 1 मिनट में। चलो समझे जरा। इन दोनों सेंटेंसेस का मोर और लेस मतलब ये है कि क्लास के सब बच्चों ने, सबके सब लड़कों ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया, कंप्लीट कर ली। मोटा मोटा इन दोनों ही सेंटेंसेस का मतलब ये है कि लड़कों ने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। दोनों में फर्क क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना। ऑल द बॉयज हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट, इसका सिंपल मतलब है कि सबके सब लड़कों ने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। ये आपका सब्जेक्ट है, ये ऑल आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, आपने ऑल द बॉयज ना लिख के जो लिखा ना ईच ऑफ द बॉयज, ये जो आपने स्ट्रक्चर क्रिएट किया ईच ऑफ द बॉयज, इसका मतलब होता है लड़कों में से हर एक। अक्सर आपने इस टाइप के सेंटेंसेस में बताता हूं, पहले तो इसी को बताता हूं, फिर एक दो एग्जांपल और देता हूं। देखो सिचुएशन इमेजिन करना, मान लो कि कोई टीचर है, उसने कहा कि असाइनमेंट कंप्लीट करके आना सबके सब। हाँ जी, अगले दिन जब असाइनमेंट सबमिट करने का टाइम आया तो मॉनिटर को खड़ा किया, भैया देख सबने असाइनमेंट पूरा कर लिया क्या। टीचर ने पूछा हाँ जी करा सबने। क्लास इंटेलिजेंट थी, तुम्हारी तरह ढीठ थोड़ी थे, तो सबने कर लिया। उसने कहा सर मैम सबने कर लिया, ऑल द बॉयज हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट। ठीक, सिनेरियो नंबर 2, अब बच्चे हैं क्लास में ढीठ, कितना ही कह लो, कुछ ही कह लो, असाइनमेंट करता ही नहीं है। एक बार दे के देख लिया, 2 बार, महा ढीठ बालक है, नहीं कर रहे। बाय चांस टीचर को छुट्टी पे जाना पड़ गया, और उस टीचर की जगह पे कोई और मैडम आ गई। ठीक है, प्यारी सी मैडम जो आपसे बहुत प्यार प्यार से बात करे, हाँ मैं बच्चों क्या हुआ बेबी बताओ ना, ऐसे बात करे, वो तुम्हें बहुत सही लग रही है। उसने असाइनमेंट दिया, पिछले टीचर ने बताया था कि क्लास ढीठ है, इनको असाइनमेंट मत दे के अपना मन खराब करना, कुछ ना करके आते ही। और कमाल की बात देखो, वो ढीठों के सम्राटों ने भी सारे असाइनमेंट कर लिए। तो फिर क्या बोलेंगे, फिर तो ये नॉर्मल बात तो है नहीं, फिर तो स्ट्रेस डालने वाली बात होगी कि ऐसे निकम्मे लड़के थे, उनमें से भी हर एक ने, लड़कों में से हर एक ने, लड़कों में से प्रत्येक ने, लड़कों में से एक एक ने असाइनमेंट पूरा कर लिया।
अरे आ रही है बात समझ में? हाँ जी, एक और एग्जांपल से आपको बताता हूँ। आप एक दुकान पे गए, ठीक है, वो दुकानें नहीं होती शहरों में जिसमें लिखा होता है एक्सपोर्ट का माल सस्ते में, ये वो, है ना, कि अच्छा शिपमेंट में एक्सपोर्ट का माल होता है, कंपनियां हल्का फुल्का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, कंपनियां रिजेक्ट कर देती हैं, ये वो ड्रामा, फर्स्ट कॉपी होती है वो सारी, ठीक है। ऐसी हर एक जगह पे, हर एक शहर में ऐसी दुकानें होती हैं जो इस ऐसे भोले भाले नौजवान लड़कों को लूटने की दुकानें जो होती हैं, फर्स्ट कॉपी होते हैं वो सारे आइटम, जबरदस्ती उनको एक्सपोर्ट का माल करके, ऐसे फर्स्ट कॉपी बोलोगे तो कोई लेगा नहीं, एक्सपोर्ट का माल कह के 30-40% ऑफ करके बेच दो, लोग ले लेते हैं। तो एक बंदा पूछ रहा उससे, अरे भाई ये असली तो है ना? एक तो नॉर्मली कह दे हाँ जी सारे प्रोडक्ट असली, क्या बोलेगा? ऑल द प्रोडक्ट्स इन माई शॉप आर जेन्युइन, ठीक है। और दूसरा स्ट्रेस दे के बोले, कैसी बात कर दी भाई साहब आपने, मेरी दुकान का एक एक प्रोडक्ट, मान लो जूतों की दुकान है तो मेरी दुकान का एक एक जूता, मेरी दुकान की एक एक शर्ट, हर एक शर्ट, प्रत्येक शर्ट असली है, नकली साबित कर दो दुकान तुम्हारे नाम कर दूंगा। ऐसी बातें बोलते हुए सुना होगा आपने, लड़कों में से हर एक, लड़कों में से प्रत्येक, ऐसी बातें बोलते हुए सुना है ना। वही काम करने के लिए ये यूज होता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये इसी मीनिंग के लिए यूज होता है, लड़कों में से हर एक, लड़कों में से प्रत्येक। क्लियर होगी इतनी बात? हाँ जी, देखो अब इसको तोड़ के दिखाता हूं, इसको तोड़ते ही, जब इसको तोड़ूंगा उसी से ये जो रूल बना हुआ ये आपको क्लियर हो जाएगा। पहले लोग तोड़ ही देते हैं, पहले इधर रूल पे आ जाते हैं क्योंकि उसका लेना देना इसी से। अब ये जो मीनिंग तो समझ में आया, कब लगाना है, क्यों लगाना है, समझ में आया। अब एक ये रूल है कि ईच इधर नीदर आए, अभी बताता हूं ईच इधर नीदर में क्या फर्क होता है। अगली स्लाइड यही है, अगली स्लाइड जो है उस पर यही लिखना है कि ईच कहां लगाते, इधर कहां लगाते, नीदर कहां लगाते। अभी के लिए समझो कि एक एक करके बात करने वाले वर्ड्स हैं, ठीक है। इसके बाद जब ऑफ लगाओगे तो उसके बाद जो नाउन लगाओगे वो प्लूरल में लगाओगे, और आगे जो वर्ब या एडजेक्टिव आएंगे वो सिंगुलर में आएंगे। अब ऐसा रूल क्यों बना, जरा मेरी बात बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो ऑफ प्रीपोजिशन है, ये जो ऑफ प्रीपोजिशन है इंग्लिश ग्रामर में दो काम करती है। ऑफ प्रीपोजिशन इंग्लिश ग्रामर में दो काम करती है, एक तो सिलेक्शन को दिखाना और एक पोजेशन बनाना। एक तो मैं कह दूं द वाइफ ऑफ राजेश, तो इसका मतलब क्या होगा, राजेश की वाइफ, पोजेशन बनाया, अधिकार बनाया। ऑफ प्रीपोजिशन इंग्लिश ग्रामर में दो काम करती है। कहां लिख दूं इस बात को, इस बात को मैं कहां लिख दूं, यहां लिख दूं। ऑफ प्रीपोजिशन इंग्लिश ग्रामर में दो काम करती है, एक तो ये पोजेशन को दिखाने का काम करती, अधिकार को दिखाने का काम करती है, और एक ये सिलेक्शन को दिखाने का काम करती है। जैसे अगर मैं कहूं वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या होगा, मेरे स्टूडेंट्स में से एक। टू ऑफ माई स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स में से दो। अरे हाँ के ना, एक तो ऑफ प्रीपोजिशन सिलेक्शन को दिखाती है और एक पोजेशन को दिखाती है। यहां पे बेसिकली आपको क्या करना है, लड़कों में से हर एक, लड़कों में से प्रत्येक, तो ये ऑफ प्रीपोजिशन सिलेक्शन को दिखा रही। यहां ये जो आप ऑफ प्रीपोजिशन लिख रहे हो ये सिलेक्शन को दिखा रही है, और छांटना किन में से, इनमें से। तो मुझे एक बात बताओ, सिलेक्शन जिस चीज में से होता है उसकी मिनिमम संख्या कितनी होगी? हाँ जी, मैं ये मान लो मैं सेंटेंस यूज करना चाहता हूं, मेरी क्लास, मेरे क्लास के लड़कों में से हर एक, लड़कों में से प्रत्येक। ये सेंटेंस कब बोल सकता हूं, जब क्लास में कितने लड़के हो, कम से कम 10 होंगे तो कह दूंगा लड़कों में से हर एक, 5 होंगे तो भी कह दूंगा लड़कों में से हर एक, 2 होंगे तो भी कह दूंगा इनमें से हर एक। क्लास में एक ही लड़का हो तो कह पाऊंगा? तब ये वाक्य बोला जा सकता है क्या, लड़कों में से हर एक? सिलेक्शन तभी हो सकता है, सिलेक्शन तभी हो सकता है जब संख्या कम से कम बेयर मिनिमम 2 तो हो, तभी हो सकता है सिलेक्शन। और 2 को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लूरल। तो यानी जब ऑफ आया तो जिसमें से छांटना है उसको प्लूरल में लिखना पड़ेगा, सिंगुलर में कैसे लिख दोगे? इतनी बात आई समझ में? अच्छा, आगे की बात आपको यह पता है कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और वर्ब और ये जो चीजें हैं, जैसा कल अपन ने करा था, जो वर्ब होती है सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी, आगे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव किसके अनुसार चलेगा, है ना। ये बातें डिपेंडेंट है सब्जेक्ट के ऊपर। और यहां पे सब्जेक्ट कौन बन रहा है, ये सब्जेक्ट बन रहा ईच, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का प्रोनाउन है, जो कि एक एक करके बात करता है।
लड़कों में से हर एक, लड़कों में से प्रत्येक ने, लड़कों में से प्रत्येक अपनी पेंसिल लेकर आया था। भैया ये बॉयज सब्जेक्ट नहीं है। अगर बॉयज सब्जेक्ट बना तो ऑल द बॉयज ही लिख लेते फिर तो। ये जो आपने स्ट्रक्चर क्रिएट किया, बॉयज तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट है ईच जो कि एक एक करके बात करता, सिंगुलर करके बात करता है। इसलिए इसके बाद वर्ब कैसी लगानी पड़ती है? सिंगुलर लगानी पड़ती है। आगे कोई प्रोनाउन एडजेक्टिव पे लगाना, वो कैसा लगाना पड़ेगा? सिंगुलर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड है, एक एक करके बात करने वाला शब्द है। 30 सेकंड के लिए स्लाइड पर दोबारा तुम नजर मारो, फिर मैं ये सारी बातें फिर से कहता हूं। हाँ जी, करें भाई डिस्कस। आ जाओ। हमने अगला प्रोनाउन पढ़ना शुरू किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नाम में ही छुपा हुआ है इसका मीनिंग। डिस्ट्रीब्यूट करके बात करने वाला, एक एक करके बात करने वाला। क्यों करना है एक एक करके बात? स्ट्रेस डालने के लिए। सबके सब लड़कों ने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, लड़कों में से हर एक ने, लड़कों में से प्रत्येक ने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। ये ऑफ प्रीपोजिशन है जो कि यहां पर सिलेक्शन को दिखा रही है, तो जिनमें से छांटना है तो ऑब्वियस बात है उस नाउन को प्लूरल में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे बॉय नहीं लिख सकते कभी आप, इनमें से छांटना है तो ये प्लूरल में ही होंगे। अरे हाँ के ना? अच्छा जी, ईच क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड है, एक एक करके बात करता है। इस बार सब्जेक्ट ये है, इसलिए वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। कोई दिक्कत समस्या? सबकी इकट्ठी बात कर रहे हो तो प्लूरल वर्ब लगा लिया करो, लेकिन ऐसे एक एक करके बात करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करके बात करोगे तो वर्ब सिंगुलर लगानी पड़ेगी। यही इसका कॉन्सेप्ट था, इतनी सी बात थी। आ रही है मेरी बात समझ में? हाँ जी। अब थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूं, ईच, इधर, नीदर, इन सब के बारे में। ये जो ईच होता है मेरे भाई, ये जो शब्द होता है ईच, ये लगता है दो और दो से ज्यादा के लिए। ये जो वर्ड होता है ईदर, ये आप लगाते हो जब आप कहना चाहते हो दो में से कोई एक। ये जो वर्ड होता है नीदर, ये लगाते हो जब आप कहना चाहते हो दोनों में से कोई भी नहीं। दो के लिए लगता है और कहना हो दोनों में से कोई भी नहीं। ये तीनों के तीनों जो हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के वर्ड हैं। ये तीनों के तीनों डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के वर्ड हैं, ठीक है। लेकिन इनके जब एरर बनाए जाते हैं तो इनके साथ ना कंफ्यूज करने के लिए कुछ और वर्ड भी दिए जाते हैं। इन पे जब एरर बनते हैं, इन पे जब एरर बनते हैं तो कंफ्यूज करने के लिए कुछ और शब्द भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे एक वर्ड होता है एनी, दो में से कोई एक कहना हो, दो में से कोई एक कहना हो तो इधर लगाते हो। जरूरी हमेशा दो की बात होगी, दो से ज्यादा की भी तो बात हो सकती है। 5 में से कोई एक, 10 में से कोई एक, 50 में से कोई एक, हाँ के ना? उसके लिए वर्ड यूज होता है एनी। इसका मतलब क्या होता है? 1 आउट ऑफ ग्रेटर देन 2। इसका मतलब है, इसका कहने का मतलब है दोनों में से कोई नहीं। क्या जिंदगी में हमेशा दो की बात करनी होगी? दो से ज्यादा की भी बात करनी पड़ सकती है, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है नन। नन का मतलब होता है दो से ज्यादा की बात करनी। नन हमेशा दो से ज्यादा के लिए लगेगा और कहना हो कि दो से ज्यादा में से भी कोई नहीं। एक वर्ड है ऑल, ठीक है। एक वर्ड है ऑल। मैं ऑल और बोथ को थोड़ा अलग लिख देता हूं वरना आप सोचोगे। कारण ये है कि इनके साथ वर्ब सिंगुलर ही आती है। हालांकि इनको डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं बोलते, डिस्ट्रीब्यूटिव इन्हीं तीनों को बोलते हैं, लेकिन इनके साथ भी वर्ब जनरली सिंगुलर आती है।
नन के साथ कुछ केसेस में प्लूरल भी आती है, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा। अभी के लिए मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखो तो नन के साथ सिंगुलर वर्ब ही प्रेफर करी जाती है। किस केस में प्लूरल अलाउड है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाऊंगा। इसके अलावा दो वर्ड्स और हैं, एक वर्ड है ऑल और एक वर्ड है बोथ। ऑल लगता है हमेशा दो से ज्यादा के लिए, और ये कोई डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड नहीं। इनको मैंने इस तरफ इसलिए लिखा है, इनको मैंने इस तरफ इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर वर्ब के, इनके साथ जनरली सिंगुलर वर्ब आती है। इनको मैं इस तरफ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। बोथ आता है दो के लिए। इनके बाद मैं लो लिख भी देता हूं कि इनके साथ वर्ब जो है प्लूरल आती है। ठीक है, फिर से देख लो मैंने क्या बोला। ये पांच एक वर्ड है, इन्हीं को घुमा फिरा के एरर बनते रहते हैं। ईच आता है दो या दो से ज्यादा के लिए। ईदर आता है जब कहना हो दो में से कोई एक। नीदर आता है जब कहना हो दो में से कोई भी नहीं। एनी दो से ज्यादा में से कोई एक। नन दो से ज्यादा में से कोई भी नहीं। ऑल हमेशा दो से ज्यादा के लिए लगता है, और ये कोई डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का नहीं है, एक एक करके बात नहीं करता। इसके साथ वर्ब प्लूरल आती है, और बोथ के साथ भी प्लूरल आती है। आओ एरर देखो इस पे कैसे बनते हैं। इस सेंटेंस को पहले आप देखो, बहुत आसान है, आसानी से कर लोगे, फिर मैं कराऊंगा। यही बातें तो मैं कह रहा हूं। कुछ बच्चे हैं, सुनील भाई है, देखो ये टाइप कर रहा था तब से। नन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है या प्लूरल? मैं बता के भी हट गया कि नन के साथ सिंगुलर आती है, उसको प्रेफर किया जाता है। प्लूरल भी कुछ केस में अलाउड होती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा। सुनते थोड़ी हैं, ये टाइप करने में लगे हुए होते हैं। करो फिर टाइप, टाइप 2-3 साल टाइप करो तुम। सुनना मत जो टीचर पढ़ा रहा हो। आदित्य चौबे की लैंग्वेज देखो। आदित्य चौबे की लैंग्वेज देखी भाई तुमने? अरे सर हट गए, स्क्रीनशॉट लेना है। क्लास के बाद पीडीएफ मिलेगी, लेता रहियो स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। है कोई माँ बाप ने दो पैसे की तमीज सिखाई है? ये गवारी है कतई। नीदर ऑफ देम हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट। नीदर लगता दो के लिए है ना, कोई दो लोगों की बात करोगे, उन दोनों में से किसी ने भी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया, ये कहना चाहते हो। ऑफ प्रीपोजिशन है, देम इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। नीदर सब्जेक्ट हो गया, एक एक करके बात करेगा, सिंगुलर करके बात करेगा, इसलिए वर्ब सिंगुलर आएगी, हैज हो जाएगा। ये आपका हेल्पिंग वर्ब था, ये मेन वर्ब था, ये ऑब्जेक्ट था। कोई दिक्कत समस्या? आसान है बिल्कुल। इसको करके दिखाओ अब जरा। आई इन्वाइटेड 5 प्लेयर्स फॉर इंटरव्यू। मैंने 5 प्लेयर्स बुलाए थे इंटरव्यू के लिए। मैंने 5 प्लेयर्स बुलाए थे इंटरव्यू के लिए। आई सब्जेक्ट है, इनवाइटेड वर्ब है, प्लेयर्स ऑब्जेक्ट है, 5 न्यूमरल एडजेक्टिव की सब टाइप कार्डिनल है, और प्रीपोजिशन है, इंटरव्यू इसका ऑब्जेक्ट है। मैंने 5 प्लेयर्स बुलाए थे इंटरव्यू के लिए, लेकिन उनमें से कोई नहीं आया। लेकिन उनमें से कोई भी नहीं आया। अब ऑब्वियस बात है, 5 लोगों की बात करनी है, नीदर तो दो के लिए आता है। नीदर तो दो के लिए आता है, तो क्या करें, 5 को काट के 2 लिख दें? अरे ऐसा थोड़ी करोगे, ग्रामर ठीक करना है, मीनिंग थोड़ी चेंज कर देना है। तो फिर क्या इलाज है, यहाँ पे नन लिख दोगे। नीदर दो के लिए आता है आपको, जब दो से ज्यादा में से ऐसे कहना है, दो से ज्यादा की बात हो रही है और कहना है उनमें से कोई भी नहीं, तो फिर नन वर्ड का यूज करो मेरे भाई। और प्रीपोजिशन है, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और कम मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा।
अब ये जो केम है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, केम जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म में तो कोई सिंगुलर प्लूरल का चक्कर होता नहीं है ना। सेकंड फॉर्म में तो कोई सिंगुलर प्लूरल का चक्कर होता नहीं है। अगर और कोई वर्ब होती तो सिंगुलर प्रेफर करते। कुछ केसेस में प्लूरल भी आ जाती है, जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अभी के लिए परेशान मत होइएगा। चल इसको करके दिखाओ अब जरा। आई हैव बॉट 5 बुक्स एंड यू कैन टेक ईदर ऑफ दिस। मैंने 5 किताबें खरीदी हैं और तुम इनमें से कोई भी ले सकते हो। आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, ब्रॉट लिखा हुआ, बॉट मतलब खरीदना, ब्रॉट मतलब लाना। मैं 5 किताबें लेके आया, ब्रॉट माने लाना। बुक्स ऑब्जेक्ट हो गया, ये 5 फिर से न्यूमरल की सब टाइप कार्डिनल हो गया। एंड कंजंक्शन है, यू सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है। मैं 5 किताबें लाया हूं और तुम इनमें से कोई भी ले सकते हो। ये जो 5 किताबें ना, इनमें से कोई भी ले सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, 5 की बात एक इधर तो कर नहीं सकता, इधर तो 2 में से कोई एक। अगर 2 किताबें लाया होता तो हो जाता है ठीक। क्या करना पड़ेगा फिर? हाँ जी, नहीं लगाना पड़ेगा। बोलो भैया। ये दीज इस पर प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। दिस दैट दीज दोज प्रोनाउन भी बन जाते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं। कुछ याद आ रहा है? हाँ जी, कोई दिक्कत समस्या यहां तक? चलो अब एक काम करते हैं, ये जितना भाई हमने पढ़ा उसके बेस पर कुछ प्रीवियस ईयर सवाल करा देता हूं मैं आपसे। जितना हमने आज पढ़ा उसके बेस पर कुछ प्रीवियस ईयर सवाल लगवा देता हूं आपके। चलो, ये कुछ सेंटेंसेस हैं, ये कुछ सेंटेंसेस हैं। पहले ट्राई तुम करो, फिर मैं कराता हूं। एक बार फिर बोल देता हूं आपसे, हाथ जोड़ के सभी ने निवेदन, इन सेंटेंसेस को ब्रेक मत करने लग जाना। अभी आपका वो लेवल नहीं आया है। आई सब्जेक्ट है, ये हैड टू जो है सेमी मॉडल की तरह से काम करता है, मस्ट जैसा मतलब होता है। ये होल्ड ऑन फ्रेजल वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, वॉल इसका ऑब्जेक्ट है। ये वाई का रिप्लाई देने वाला एक इन्फिनेटिव है। ये सब बातें आपने नहीं पढ़ रखी हैं, तो रोने मत लग जाना। अभी अभी आप सिर्फ जितना पढ़ाया है कि आज सर ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाया, एम्फेटिक पढ़ाया, डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ाया, उसके बेस पर नजर मारो और सॉल्व करने की कोशिश करो। लास्ट वाले में एनी तो लिखा होगा यार, और क्या लिख दिया मैंने? जो तुम कह रहे हो एनी आएगा एनी आएगा, कुछ गलत लिख दिया क्या? एनी तो लिखा है यार। कुछ कह रहे हो ऑल लिख दो, मीनिंग क्यों चेंज कर रहे हो यार? सारी किताब देना चाहता होता तो यहाँ पे पहले ही और लिख लेता। वो इधर का मतलब क्या है? कोई एक, है ना। बस गलती उसने ये कर दी, उसको ही नहीं पता था इधर 2 के लिए लगता है। तो मीनिंग चेंज मत करो ऐसे अपनी मर्जी से। अगला कोई एक किताब देना चाह रहा है, तुम कह रहे हो सारी दे, ये क्या बात बनी? ग्रामर ठीक करो, मीनिंग मत पलटो। हाँ भैया, आई हैड टू होल्ड ऑन टू द वॉल टू स्टडी इट सेल्फ और आई कुड हैव फॉलन। इस सेंटेंस का मतलब है कि मुझे मुझे दीवार का सहारा लेना पड़ा। मुझे दीवार का सहारा लेना पड़ा खुद को स्थिर करने के लिए, वरना मैं गिर जाता।
मुझे दीवार का सहारा लेना पड़ा खुद को स्थिर करने के लिए, वरना मैं गिर जाता। ये सेंटेंस का मतलब है। अच्छा जी, स्थिर किसको करना है, दीवार को कि खुद को? मुझे दीवार का सहारा लेना पड़ा स्थिर करने के लिए, किसको, दीवार को कि खुद को? खुद को। खुद के लिए क्या लगाना था, इट सेल्फ लगाना था कि माई सेल्फ लगाना था? ताजमहल जो है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशंस इन द वर्ल्ड है। दुनिया की जो सबसे सुंदर क्रिएशंस हैं, ताजमहल उनमें से एक है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ऑफ प्रीपोजिशन सिलेक्शन को दिखाती है। तो जब भी ये ऑफ प्रीपोजिशन सिलेक्शन को दिखाएगी तो जिनमें से छांटा जा रहा है वो हमेशा प्लूरल में आएगा। तो ताजमहल दुनिया की जो बेस्ट क्रिएशंस है, मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशंस है, उनमें से एक है। तो यहां पे क्रिएशंस लिखना पड़ेगा। दो मेडिकल स्टूडेंट जो थे, दो मेडिकल स्टूडेंट जो थे, जो सस्पेक्ट किए गए थे मिसिंग गर्ल केस में, अरेस्ट कर लिए गए हैं। मतलब अरेस्ट नहीं हुए। जो दो मेडिकल स्टूडेंट सस्पेक्टेड थे मिसिंग गर्ल केस में, उनमें से कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है। अभी आपके लिए सस्पेक्टेड वर्ड थोड़ा सा अभी मुश्किल है। ये सस्पेक्टेड जो है ये कोई वर्ब नहीं है, ये पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं इसको। ये एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, मेरी बात समझना। नीदर ऑफ द टू मेडिकल स्टूडेंट्स, दो जो मेडिकल स्टूडेंट्स में से उनमें से कोई नहीं। कौन से मेडिकल स्टूडेंट? जो सस्पेक्टेड थे मिसिंग गर्ल केस में। ये जो सस्पेक्टेड है ये कोई वर्ब नहीं है, इन्होंने किसी पर संदेह नहीं किया, ये सस्पेक्टेड थे। ये एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है ये शब्द यहां पे, ये आगे आएगा, तसल्ली रखनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए आप ये समझो कि इस सब्जेक्ट की वर्ब ये है कि वो जो दो मेडिकल स्टूडेंट थे ना जो सस्पेक्टेड थे, उनमें से कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ। आप देख पा रहे हो कि ऑफ प्रीपोजिशन है, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ये नीदर सब्जेक्ट है जो कि एक एक करके बात करने वाला, सिंगुलर करके बात करने वाला सब्जेक्ट है। तो यहां पे जो वर्ब है वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, हैज आएगा। एक बार फिर थोड़ी सी बात और बोल देता हूं। जो बिल्कुल बेसिक हिंदी मीडियम के बच्चे हैं मेरे भाई, वो जब इन क्वेश्चंस को देखते हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा डर लगता है। सर ये क्या लिखा हुआ है, मैं तो मीनिंग ही नहीं निकाल पा रहा ढंग से, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। अगर तू साथ साथ रीडिंग करेगा और सारी चीजें पढ़ेगा तो तेरे से भी ये होंगे। हाँ, ये हो सकता है बाकियों को एक बार वीडियो देखने से ही समझ में आ जाए, हो सकता है तुझे दो बार देखनी पड़े। लेकिन ये ऐसी को रॉकेट साइंस नहीं है जो तेरे को जीवन में कभी आएगी नहीं। हो सकता है मेहनत तुझे ज्यादा करनी पड़ जाए, ऑब्वियस बात है ना ये। एक चीज समझना, हर बंदा हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता। एक शहर का इंग्लिश मीडियम स्कूल का, अच्छे स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा है, हॉलीवुड फिल्में देखता था वो, है ना, इंग्लिश में न्यूज सुनता है, इंग्लिश गाने सुनता है, उससे तेरा मुकाबला है। ठीक, हो सकता है उसको एक बार में समझ में आ रही बात, तुझे दो बार पढ़नी पड़े, तीन बार पढ़नी पड़े। ऐसे ही वाइस वर्सा। अब रेस मरवाने की अगर बात आ जाए तो 5 किलोमीटर भाग जाएगा, वो हो सकता है 500 मीटर में ही हाँप जाए। तो उसका अपना स्ट्रेंथ है, उसने जिस चीज पे पहले जीवन में काम किया है, उसने पहले इंग्लिश विंग्लिश, उसका एटमोस्फियर ऐसा था, स्कूल ऐसा था, उसने उस चीज पे काम किया, उसके लिए वो आसान है। तू सारी जिंदगी फिजिकल एक्टिविटी में था, अपना रनिंग करता था, दोस्तों के साथ खेलता था, जोड़ में नहाता था, हैं, भैंस कुत्तों के पीछे भागता था, तेरी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़िया है। तो हर बंदे का पॉजिटिव कुछ अलग अलग हो सकता है ना। तो डीमोरलाइज नहीं होना है। वो अगर चाहे अपनी फिजिकल फिटनेस को सुधार के 5 किलोमीटर भागना, तो वो भी ये काम कर सकता है अगर एफर्ट डालेगा। और तू अगर चाहे कि मुझे इंग्लिश अच्छी सीखनी है तो तू भी कर सकता है। लेकिन ऑब्वियस बात है, उसको जैसे फिजिकल एक्टिविटी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तुझे इंग्लिश सीखने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है तुझे वीडियो 2 बार देखनी पड़े, 3 बार देखनी पड़े, लेकिन यह नहीं हो सकता कि तू अगर देखे और तुझे ना आए। ये पॉसिबल नहीं है। आओ इसको करके दिखाओ जरा।
आई आस्क्ड टू पीपल, मैंने दो लोगों से रास्ता पूछा डायना के घर का, लेकिन दोनों में से किसी को भी नहीं पता था। दो लोगों की बात हो रही तो नन क्यों लगा रहे हो? नो वन नन हमेशा दो से ज्यादा के लिए आते हैं। तो नीदर वाला ऑप्शन देखो, कोई है कोई नीदर वाला ऑप्शन? बट नीदर ऑफ देम न्यू इट। हाँ जी, नीदर ऑफ द लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज, वो जो दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो सबसे दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऑब्वियसली नीदर लगा तो दो की बात हो रही है, उनमें से किसी ने भी कोई खास सक्सेस नहीं मिली उनको सदर्न रीजन में। जब नीदर सब्जेक्ट है जो कि एक एक करके बात करता, सिंगुलर करके बात करता, तो यहां पे वर्ब कैसी लगानी पड़ेगी? सिंगुलर लगानी पड़ेगी। हैज वाला ऑप्शन देखो कहां पे, हैज वाला। हाँ जी, इन दो में हैज आ रहा है, ये है वाले तो रेस से बाहर कर दूं। इन दो में से भी कौन सा सिलेक्ट होगा? ऑफ के बाद तो नाउन प्लूरल आएगा ना, पार्टी लिखा हुआ है इसमें, तो बी ऑप्शन। अरे दोनों बातों का ध्यान रखना है ना, नीदर सब्जेक्ट है तो वर्ब तो सिंगुलर आएगी आएगी, ऑफ के बाद नाउन भी तो प्लूरल आएगा, दोनों बातों का ध्यान रखना है। इनको करके दिखा दो। Any of the two pictures which depict the real pictures of present politicians is worth seeing. Any of the two pictures, वो जो दो फोटोज हैं जो दिखाती हैं प्रेजेंट पिक्चर, जो अभी वास्तविकता है, प्रेजेंट असलियत दिखाती हैं पॉलिटिशियंस की, वो देखने लायक है। दो पिक्चर जो दिखाती हैं उन दोनों में से कोई भी, वो जो दो पिक्चर है ना जो दिखाती हैं वास्तविकता, उनमें से कोई भी वर्थ सीइंग। अब दो में से कोई एक की बात करनी है, यानी तो दो से ज्यादा के लिए आता है, क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे? इधर लगाना पड़ेगा। कुछ बच्चों का मन कर रहा होगा कि यहाँ पे सर वर्ब सिंगुलर कर देते हैं, डेपिक्स कर देते हैं, ये वर्ब चलेगी विच के हिसाब से, और विच चल रहा है इसके हिसाब से, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये बात आगे पढ़नी है अपने को। अभी के लिए आप इतना समझो, फिर से वही वाली बात कि ये विच से लेकर यहां तक का ये पिक्चर के लिए एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। कौन सी पिक्चर? जो दिखाती, ये वाला जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब ये वाली है, इसकी वर्ब ये वाली है। क्लियर हो गया? नन ऑफ द गर्ल डिजर्व टू बी सिलेक्टेड फॉर दिस अवार्ड, वो जो लड़कियां उनमें से कोई भी डिजर्व नहीं करती इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट होना। अब पहली बात तो ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगी, क्योंकि नन सब्जेक्ट है, नन के साथ भी सिंगुलर ही वर्ब आती है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? हाँ जी, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? नन ऑफ द गर्ल्स डिजर्व्स। और प्रीपोजिशन सिलेक्शन को दिखा रहा है, इसलिए नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब सिंगुलर आएगी। शुभम माथुर 150 बार कमेंट कर चुका है, सर मुझे पूछना था कि वोकैबुलरी में पहले किससे शुरू करूं? रोज अलग अलग कर, कब एक दिन इडियम देख, एक दिन वन वर्ड देख, एक दिन एंटोनिम सिनोनिम देख, ताकि इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है मेरे भाई, ये बातें मैं स्ट्रेटजी क्लास में बहुत बार बताता हूं। इन सब चीजों के लिए बैच के बीच में पूछने आकर अपना, मेरा और बाकी बच्चों का समय मत खराब किया करो। ये बात स्ट्रेटजी वाली क्लास में बताई हुई है। ठीक है, चाहे तू रिकॉर्डेड में स्ट्रेटजी देख ले, चाहे लाइव में स्ट्रेटजी क्लास देख ले, दोनों में बातें बड़ी डिटेल में बताई हुई। उम्मीद करता हूं क्लासेस में मजा आ रहा होगा। अब आप देख पा रहे होंगे अपनी क्लास के अंदर पहले जैसे 20-30 कीटाणु आते थे, अब वो कीटाणुओं की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि अब शायद जो पढ़ रहे हैं उनको भी भरोसा होता जा रहा है। कुछ तो ऐसे थे जो पढ़ना आते ही नहीं थे, पार्क समझते थे, वो डांट खा के चले गए, उनको लगा रिकॉर्डेड ही देख लेंगे, ये तो लाइव में धमकाता है। कुछ ऐसे थे, ये हो जाए तो, वो हो जाए तो, ये आ जाए तो, अब उनको पता लग रहा है कि हमारे पूछने के बिना ही ये तो सारे जवाब दे रहा है, तो अब उनके कमेंट की संख्या कम होती जा रही है। ठीक है, ऐसा ही होता है हर बैच में, मेरे साथ ऐसा ही होता है। जितना आप कमेंट से दूर रहोगे, मैं तो सजेस्ट करूंगा एक क्लास, मेरे कहने से एक क्लास आप हाथ पे टेप लगा लो और ऐसे करके बैठ के पूरी क्लास देखो, वो वाली क्लास आपको सबसे ज्यादा समझ आएगी। जितना कमेंट से दूरी बनाओगे उतना कॉन्सेप्ट के पास पहुंच जाओगे। ये मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन कोर्सेज का सत्यानाश ही पीटा है इस कमेंट करने के ऑप्शन में। जो भी पढ़ने वाले, असली पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो कमेंट नहीं करते, उनका लास्ट में एक ही बार कमेंट आता है, सर सिलेक्ट हो गया, मिठाई लेके आना है।
ठीक है, आपके भले के लिए कह रहा हूं, मेरा कुछ नहीं जा रहा, कर रो, मैं तो 1 मिनट इरिटेट होऊंगा, उसके बाद नोटिफ देखना ही बंद कर देता हूं मैं। ठीक, आपकी मर्जी। सर नोटिफिकेशन नहीं आता क्लास का, तेरे को पता नहीं है रोज 4 बजे क्लास होती है, अलार्म लगा ले अपना कि घर पे रोज आएगा तेरे को कोई बुलाने, ये क्या फर्जी बात करी भाई तने? तेरे को पता नहीं है रोज 4 बजे क्लास होती है तेरी इंग्लिश की? अलार्म लगा अपना, नोटिफिकेशन क्या नहीं है उसमें? सर पीडीएफ तुरंत नहीं मिलती, जिसके कारण नोट्स नहीं बना पाता हूं। अपना नाम खुद ही रख रखा भाई ने, मेहनती विद्यार्थी। अगर इतना मेहनती विद्यार्थी है तो रिकॉर्डेड में भी तो ग्रामर डली हुई है, सारे सेंटेंस सेम है, सब कुछ सेम है। वहां से डाउनलोड कर लिया कर पीडीएफ, इमीडिएट अभी मिल जाएगी तुझे, अभी क्लास छोड़ के जा, वहां से डाउनलोड कर ले, उसको देख के नोट्स बना ले। रीडिंग के लिए कितना रीड करें? रोशन भाई स्ट्रेटेजी की क्लास में बताया है, तू रोज ऐसी फर्जी बातें पूछते कुछ ना कुछ, सब कुछ बताया हुआ है। ग्रामर कैसे पढ़ें, वोकैब कैसे पढ़ें, आरसी कैसे पढ़ें, कितने घंटे रीड करें, कहाँ से पढ़ें, रिवीजन कैसे करें, सब बता रखा है स्ट्रेटेजी वाली क्लास में। सबसे पहली क्लास है, बोल्ड लेटर में लिखवा रखा है, कंप्लीट स्ट्रेटेजी, फर्स्ट वॉच दिस वीडियो। लेकिन रोज आके वही नौटंकी, वही बातें 50 बार पूछनी है इनको। सुनील भाई ये बात भी 50 बार हो चुकी है कि जो वर्ड का फोटो नेमोनिक्स लगा हुआ है आपको वही वर्ड याद करना है, जितने ज्यादा वर्ड याद करोगे एंटोनिम सिनोनिम अपने आप हो जाएंगे। वो कैब की नोट्स बनानी पड़ेगी क्या? नहीं जरूरत है मेरे भाई, वीडियो देखो, पीडीएफ से 2 बार रिवाइज करो, टेस्ट लगा दो, बात खत्म। नहीं हर्षिता बच्चे, वो स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। मैं रिकॉर्डेड वीडियोस देखता हूँ आपके, लॉजिक मिल जाते हैं, रूल याद करवाया जाता है विदाउट लॉजिक। थैंक यू अमित भाई। मुझे सेंटेंस को समझने में दिक्कत होती है, प्लीज सॉल्यूशन बताइए। रीडिंग कर मेरे भाई, बताया था स्ट्रेटजी वाली क्लास में, देख उसको। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के फर्स्ट एग्जांपल को एक्सप्लेन करिए, 3 बार तो एक्सप्लेन कर दिया मेरे भाई, अब दोबारा तो वीडियो चला के देखना एमबीएच भाई। आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे बबली क्लास में।